बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। आई होप कि आपका अब तक का सफ़र हमारे साथ अच्छा गुजर रहा होगा एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। आज से द रियल फन विल बिगिन एंड विल बी लुकिंग एट आवर फर्स्ट एल्गोरिथम। बेसिकली जिस चीज़ को हम देखने लगे हैं, इट्स मोर देन जस्ट एन एल्गोरिथम, इट्स अ क्लास ऑफ एल्गोरिथम्स जहाँ पे हम जिनको हम नियरेस्ट नेबर मेथड्स कहते हैं, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन के तरीके भी आ जाते हैं, रिग्रेशन की चीज़ें भी आती हैं, इवन हमारे पास यहाँ क्लस्टरिंग के मेथड्स भी आएंगे जिसको फौरी तौर पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर स्टार्टिंग विद एन एल्गोरिथम कॉल्ड द KNN एल्गोरिथम। इट्स अ प्रीटी ओल्ड एल्गोरिथम, अराउंड शायद 1960s के अंदर ये पहली दफ़ा प्रपोज हुआ था। सो विल बी लुकिंग एट दिस KNN एल्गोरिथम और इसको हम दो कामों के लिए यूज़ करेंगे। विल बी लुकिंग एट इट फॉर क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो फॉर रिग्रेशन। इसके साथ साथ देर आर सेवरल aspects of supervised learning that will be looking into fairly in depth through this algorithm, through the lens of this algorithm. और इसके ज़रिए से जो हम चीज़ें सीख कर निकलेंगे वो खाली इस एल्गोरिथम में यूज़फुल नहीं होंगी बल्कि उन एल्गोरिथम्स में भी यूज़फुल होंगी जो इसके बाद हमने पढ़ने हैं। So let's begin जी, let's begin with the KNN algorithm. So these are some of the sources that I've used for making these slides. ये स्पेशली जो पहले दो हैं इस लिस्ट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पहला तो वही है जिनको मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, किलियन वाइनबर्गर के कॉर्नेल के मशीन लर्निंग के लेक्चर्स हैं। इसके अंदर ही हैज़ अराउंड 2 lectures on K nearest neighbors. The ones who are curious amongst you, I would recommend कि आप अपने तौर पर जाके लेक्चर सुने. It's great fun to directly listen to him teaching his class. And secondly, Victor Lavrenko, who's an assistant professor at the University of Edinburgh. इनकी मैंने आपको playlist का link यहाँ पर डाल दिया है. This playlist is about K nearest neighbors, and this is again really interesting. So Victor has this way of explaining things very concisely. So आपको 1 घंटे की छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसको I think the total time sums up to around an hour, but the amount of volume that he covers in that hour is amazing, and he goes to a lot of depth, but at the same time he remains very intuitive. तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस कोर्स से सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, बल्कि I'll also try to point out the resources so that आप अपने तौर पर जो है वो अपनी स्टडी को इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकें, या दौरान कोर्स अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो आप जा सकें. So these are some of the links that I really value for understanding machine learning. And then there are several other links जो इसके बाद डले हुए हैं. ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने यूज़ किया है for creating these lecture videos. Alright जी, so let's begin. So हम आपको याद होगा कि हमने introductory lectures के अंदर बात की थी कि every machine learning algorithm will start out with certain assumptions. अब जाहिर है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने मैपिंग क्रिएट करनी है इनपुट फीचर्स के बीच में और आउटपुट लेबल्स के बीच में. यानी गिवन द इनपुट फीचर्स इट नीड्स टू समहाउ प्रेडिक्ट कि आउटपुट का लेबल क्या होना चाहिए. इन क्लासिफिकेशन चाहे हो या रिग्रेशन के केस में वो कंटिन्यूस लेबल होगा, उसने लेबल प्रिडिक्ट करना है, राइट. सो यू हैव योर डेटा सेट D which already has its labels attached with it. So input features हैं, output labels हैं, और वो D जो है सैम्पल हुआ है एक रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन P से, और उस D के अंदर नाउ आपने जो टेस्ट डेटा वाला ट्रेनिंग डेटा वाला हिस्सा है उसके अंदर से समहाउ सीखने की कोशिश करनी है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट लेबल्स. ये क्विक सा मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है जो हम अब तक बातें करते हुए आए. रिकैप, जस्ट वेरी क्विक रिकैप. ऑलराइट, सो now this mapping function H, so अब हम जो शुरू कर रहे हैं, this is our, think of it as a hypothesis class, the nearest neighbor methods, that's your hypothesis class. और अब इस hypothesis class की कुछ assumptions हैं, और जो इसकी सबसे main assumption है वो assumption ये है कि similar inputs have similar outputs. अच्छा, अब इस चीज़ की बात ज़रा पहले ना देखें. चीज़ें मैथ्स में जब लेकर जाते हैं तो बाज़ दफ़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि बेसिक आइडिया कितना आसान था. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कह रहे हैं. हम क्या सिर्फ ये रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर डायग्नोज कर चुका है उनके सिम्टम्स की बेस के ऊपर कि इनको क्या बीमारी है. सो लेट्स से 10 15 20 पेशेंट्स बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने उनके सिम्टम्स जो हैं वो देखकर और उनको कोई ना कोई बीमारी प्रिडिक्ट की है, और वो बीमारी वो डायग्नोज कर दी है उन्होंने. सो नाउ another patient walks into the office, into the doctor's clinic, और उसके भी कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं. लेट्स से वो छींक रहा है, खांस रहा है, उसको बुखार है, व्हाटएवर उसके सिम्टम्स हैं. और इस मौके पर डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं समहाउ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब इसको क्या बीमारी जो है वो डायग्नोज करेंगे.
वन रियली सिंपल वे ऑफ डूइंग दैट इज कि वो जितने पेशेंट बैठे हुए हैं मैं ये देख लूँ कि इन साहब के सिम्टम्स उनमें से किससे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और जिससे इनके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं उनको डॉक्टर साहब ने क्या बीमारी डायग्नोज की थी, इनको भी मोस्ट प्रॉब्ली वही बीमारी होगी. That's the basic assumption of the K nearest neighbor algorithm. इसका basic idea ये है कि similar inputs या similar features की similar outputs यानी similar labels होते हैं. So similar feature values yield similar outputs. For example, एक जैसे marks होंगे दो students के तो शायद उनके grade भी एक जैसे होंगे. एक जैसे grades होंगे तो शायद उन्हें job भी एक जैसी मिलेगी. एक जैसी जॉब होगी तो शायद उनको पे भी एक जैसी मिलेगी. सो ये हम अपनी आम लाइफ में इस assumption को देखते हैं. अच्छा, ये भी याद रहे, नो फ्री लंच वाली गुफ्तगू आपको याद होगी कि ये assumption हमेशा काम नहीं करेगी. दिस विल वर्क वेरी वेरी वेल इन मैनी सिचुएशंस, बट देर आर सिचुएशंस जहाँ पे आप देखेंगे कि सिमिलर होने का मतलब नहीं है कि उनके लेबल सेम हो. दो क्लासेस के अलग अलग के जो है वो मार्क्स सेम हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन उनके ग्रेड डिफरेंट है क्योंकि कोर्स डिफरेंट है. दो जॉब टाइप्स डिफरेंट हैं, अगरचे के सेम ग्रेड के साथ लोग आए थे, अलग अलग किस्म की जॉब में गए और उनकी जो है वो पे बहुत डिफरेंट है फॉर एग्जांपल. तो यू विल फाइंड एक्सेप्शंस टू दिस. सो लाइक एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यू वुड नीड टू फिगर आउट द राइट प्लेस फॉर अप्लाइंग द के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम. अच्छा जनाब, तो इस बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ अब आगे चलते हैं. सो द क्लासिफिकेशन रूल, या मैं रिग्रेशन रूल भी इसी को ही कहूँगा, चले मैं पहले क्लासिफिकेशन रूल की बात कर लेता हूँ कि फॉर अ टेस्ट इनपुट x assign the most common label amongst its k most similar training inputs. ठीक है, अब यहाँ इस एक सेंटेंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें समझनी है. हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक नया टेस्ट इनपुट इंस्टेंस आया है और मैं अब सबसे कॉमन लेबल ढूंढ रहा हूँ amongst its k most similar या नियरेस्ट ट्रेनिंग इनपुट्स. तो अब यहाँ ये डिफाइन होने की जरूरत है कि मोस्ट सिमिलर क्या होता है. हमें वैसे तो इंट्यूटिवली पता है, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है. के क्या मतलब है इसका, क्या उस जैसे एक को देख रहे हैं या उस जैसे तीन को देख रहे हैं या उस जैसे दो को देख रहे हैं या 50 को देख रहे हैं. एंड मोस्ट कॉमन लेबल का क्या मतलब है, यानी उस ग्रुप के अंदर मोस्ट कॉमन लेबल का क्या मतलब है. इसको मैं बेहतर है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाऊं. सो रादर देन इसको हम एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में डील करें, लेट्स लुक एट अ पर्टिकुलर एग्जांपल. हम ये लेफ्ट मोस्ट डायग्राम है, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर आपको दो फीचर्स नजर आ रहे हैं, फीचर 1 फीचर 2. इसको कुछ भी समझ लें, आपने जो हार्ट डिजीज वाली एग्जांपल की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, हम समझ लेते हैं कि उसी में से कुछ यहाँ दो फीचर्स हैं. सो लेट्स अज्यूम दिस इज द हाइट एंड दिस इज द वेट, एंड लेट्स ऑल्सो फर्दर एज्यूम कि हमने इन फीचर्स को समहाउ 0 से 1 के बीच में स्केल कर दिया. ऐसे ही अपनी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर लेते हैं. ये 0 है, ये 1 है और इधर ये 1 है. ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये सिर्फ वैसे ही किया है कि अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो कि जिन फीचर्स की वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती हैं, रॉ वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उससे आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने इनको फीचर्स को स्केल भी कर दिया, जस्ट डिवाइडेड बाय द मोस्ट द मैक्स वैल्यू अलॉन्ग ईच फीचर डायमेंशन, और आपकी सारे की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 के बीच में आ गई. अच्छा जनाब, फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो ग्रीन लेबल्स हैं ये इनको हार्ट डिजीज़ नहीं है, और जो हमारे पास रेड लेबल्स हैं इनको हार्ट डिजीज़ है. अगरचे वैसे देखा जाए तो यहाँ इन दो फीचर्स के हिसाब से ग्रीन को हार्ट डिजीज़ और जो रेड को ना होने के चांसेस लग रहे हैं, बट आप जस्ट आर्बिट्रेरली मैप्ड इट. इट डजंट मैटर, ये कुछ भी हो सकते हैं, दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. सो ग्रीन इज़ वन सेट ऑफ लेबल्स एंड रेड इज़ द अदर सेट ऑफ लेबल्स. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बीच में ब्लैक वाला डॉट लगा हुआ है ये मेरी टेस्ट इंस्टेंस है, इसका लेबल क्या होना चाहिए. तो इस मौके पर आप देख सकते हैं कि प्रॉबेबली इसका लेबल, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ रेड एंड अ ग्रीन, लेकिन ये ग्रीन से बहुत करीब है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद इसका लेबल वही होगा जो ग्रीन वाले का होगा, क्योंकि ग्रीन से बहुत करीब है. सो इन k इक्वल टू 1 वेयर वी आर जस्ट लुकिंग एट वन नियरेस्ट नेबर, विल जस्ट से कि क्योंकि इसके नियरेस्ट नेबर का, जिसके इर्द गिर्द मैंने सर्कल भी बनाया हुआ है कि इस सर्कल को मैंने खाली वन नियरेस्ट नेबर तक महदूद किया हुआ है, जो भी लेबल इस नियरेस्ट नेबर का है वही इसको मिल जाएगा. दैट मीन्स कि विल जस्ट मार्क इट ग्रीन. ठीक हो गया. सो दिस इज द 1NN एल्गोरिथम. आपने आकर सिर्फ ये देखा कि पूरे के पूरे टेस्ट डेटा के पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर सबसे क्लोजेस्ट मैच इनपुट्स का किसके साथ है आपकी टेस्ट इंस्टेंस से, और जिसका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मैच आपको मिल गया आपने उसी का लेबल इसको असाइन कर दिया. दिस इज़ 1NN. अब यहाँ मसला ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो वन इनपुट थी जिसका मैंने इसको लेबल दे दिया है, फ़र्ज़ करें ये नॉइज़ी होती है, अगर
या ये पॉइंट ब्लैक पॉइंट थोड़ा सा नीचे करके होता, बिल्कुल थोड़ा सा रेड के करीब होता, तो इसका लेबल चेंज हो जाता। तो हम आगे जाकर देखेंगे कि 1NN के अंदर हमारी जो आउटपुट है वो ट्रेनिंग डेटा के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाने से भी बहुत तेज़ी से बदल जाएगी, क्योंकि जाहिर है वो एक नेबर पे खाली रिलाय कर रही है। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रोबस्ट करने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए अपने रिस्पॉन्स को, हम ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एवरेज लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू सी हियर k इज इक्वल टू 3। अगर हम k इज इक्वल टू 1 की जगह 3 पर ले जाएं, तो अब हमने सबसे पहले इस ब्लैक के सबसे क्लोजेस्ट 3 इंस्टेंसेस ढूंढने हैं पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर। और ये आपको ये जो सर्कल लगा नजर आ रहा है, इसके अंदर नजर आ रहा है कि ये 3 इंस्टेंसेस हैं जो इससे सबसे करीबी हैं। इन 3 में से जो सबसे फ्रीक्वेंट है, इन 3 में से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्लास है, आपने उस क्लास का लेबल उठाकर इस ब्लैक को लगा देना है। सो नाउ यू कैन सी कि इस केस में अब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्लास है वो ग्रीन नहीं है बल्कि रेड है। सो इन दिस केस इट्स गोइंग टू गेट अ रेड लेबल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? सो बाय द वे हम k को 2 भी कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में अगर आप इवन नंबर ऑफ केस यूज करेंगे तो आपके टाइज आने के बहुत चांसेस हैं कि आपके टाइज आएंगे। तो लिहाजा हम अक्सर कोशिश करते हैं कि बाइनरी के अंदर ऑड नंबर्स यूज करें, लेकिन ये वाली टेक्निक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में नहीं चलेगी। फर्स्ट करें क्लासेस ही 3 हो, तो उसमें 3 में भी टाई आ सकते हैं कि तीनों क्लासेस का एक एक मेंबर जो है मेरा नियरेस्ट नेबर है। तो हम आगे जाकर देखेंगे कि टाइज को ब्रेक किस तरह से करते हैं। The simple quick overview of that is कि आप you back off to a smaller value of k, या फिर you randomly choose amongst them कि जी ये सबसे करीब है इसके सारे, ये तीनों इसके नियरेस्ट नेबर्स में आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक रैंडम चूज कर लें। दैट्स वन वे ऑफ रिजॉल्विंग इट। द अदर वे ऑफ रिजॉल्विंग इट कि आप बजाय k3 के k2 करके देखें क्या उससे टाई रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक कि आप उसे k1 तक ले जाएं, k1 पे जाके टाई जरूर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, सो नाउ यू कैन सी हियर कि अब मैंने ये k3 के केस में इसका लेबल रेड लगा दिया। अगर मैं k की वैल्यू 5 यूज करूं तो उस केस में क्या होगा? k की वैल्यू 5 यूज की है तो इस केस में अब इसके नियरेस्ट नेबर 3 जो हैं ये रेड हैं, और इस केस में अगेन इसको रेड वाला लेबल मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस पॉइंट तक कि द बेसिक आइडिया ऑफ k नियरेस्ट नेबर्स इज सुपर सिंपल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको यहाँ तक अब ये भी समझ आ गया होगा कि जब हमने ये कहा था द मोस्ट कॉमन लेबल, तो इसका मतलब क्या है, यानी इन जो k नियरेस्ट नेबर्स हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा लेबल सबसे कॉमन आपको मिल रहा है वो आपने लेबल असाइन करना है। और मोस्ट सिमिलर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इससे नियरेस्ट है। अच्छा, अब ये नियरेस्ट निकलेगा कैसे? इस डिस्टेंस को हमने फॉर्मलाइज करना है, ये अभी हमने नहीं किया, अभी तो हम ऐसे ही हैंड वेविंग कर रहे हैं कि इससे करीब ये लग रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या है ये हमने आगे जाकर बहुत तफसील से देखना है कि डिस्टेंसेस यहाँ पर क्या क्या यूज हो सकते हैं। ऑलराइट, सो अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा इसको इनफॉर्मली ही डिस्क्राइब किया था। सो लेट्स फॉर्मलाइज द डेफिनेशन। एज्यूम x to be our test point, and again x could be a vector. X to be our test point. Let's denote the set of the k nearest neighbors of x as s sub x. ठीक है, मैं इसको s x कहूँगा इसके बाद। So s sub x जो है ये मेरे वो पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे जो इसके k nearest neighbors हैं। ठीक हो गया? So पॉइंट x है, मैं यहाँ कहीं थोड़ा सा इसको बना भी देता हूँ। ये मेरा पॉइंट x है जिसके बारे में क्वेश्चन है, और सेट x के अंदर इसके k नियरेस्ट नेबर्स पड़े हुए हैं, k नियरेस्ट नेबर्स पड़े हुए हैं, और मैं इनको अच्छा होता कि किसी और कलर से दिखा देता। सो लेट मी जस्ट मेक दीज ग्रीन। द k नियरेस्ट नेबर्स को मैं ग्रीन कर देता हूँ, और इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं उनको आई डोंट नो ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये इसके k नियरेस्ट नेबर्स नहीं है। ठीक हो गया? So now let's look at the maths of the definition. All right. So formally, your set Sx is defined as k. Sx is a subset of D. Obviously, ये सारे के सारे data points का subset होगा such that इसकी cardinality k है. ठीक है? So ये k points है ना, तो k points का set है. And the distance, so for all x bar y bar belonging to D, जो कि Sx में नहीं है, ये वो सारे के सारे point हैं जो कि हमारे डेटा में तो हैं लेकिन ये हमारे उस के नेबर्स के सेट में नहीं है। द डिस्टेंस एक्स एक्स बार ऑफ दीज पॉइंट्स जो कि उसके अंदर नहीं है, द डिस्टेंस एक्स एक्स बार ऑफ दीज पॉइंट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस of any point which is in this set as x
इनका डिस्टेंस इससे बड़ा है। सो अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ में हम कह रहे हैं, अगर मैं इसको आसान वर्ड्स में कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एवरी पॉइंट दैट इज इन डी बट नॉट इन एस एक्स इज एटलीस्ट एज फार अवे फ्रॉम एक्स एज द फर्देस्ट पॉइंट इन एस एक्स। इस पर अपने आप को बेशक वीडियो पॉज करके कन्विंस कर लें, ठीक है। एक दफ़ा अगर मैं दोबारा दोहरा दूँ, आपका सेट एस एक्स आपके के नियरेस्ट नेबर्स का सेट है, ठीक है। तो ये सेट फिर किन चीज़ों को फुलफिल करेगा? ये सबसेट होगा आपके डेटा सेट का, ऑब्वियसली दिस इज अ सबसेट ऑफ योर डेटा सेट, और इसकी कार्डिनैलिटी के है, यानी इसमें के पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है मेरे पास फॉर ऑल पॉइंट्स, सॉरी फॉर ऑल पॉइंट्स जो कि डेटा में हैं लेकिन इस सेट में नहीं है, उनका डिस्टेंस ज़्यादा है या इक्वल है मैक्स डिस्टेंस से जो किसी भी पॉइंट का है विद इन दिस सेट, ठीक है। इट्स अ आई नो इट्स अ mouthful, it's a more difficult way of saying a very simple thing कि nearest neighbors का या के nearest neighbors का एक set बनाकर मुझे दे दो but for defining it more formally and making sure कि हम आगे जाकर इसको use कर सकें, we need to go into these elaborate details. अच्छा जनाब, so now we define the classifier h as a function returning the most common label in this set Sx. जो आपका nearest neighbors का set आ गया है, h of x is basically the mod, the most frequent label in this y, so y double dash is your label. और इसमें ये सिर्फ मॉड ले रहा है लेबल्स के ऊपर फॉर ऑल एलिमेंट्स x डबल बार y डबल बार जो कि एस एक्स के अंदर है, ठीक है। सो मॉड जो है वो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट को यहाँ पर चूज कर रहा है, ठीक है। आई होप के इट्स मेकिंग सेंस एंड इट्स सिंपल इनफ। अच्छा, सो अब वो वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। अगर आपके पास ड्रॉ आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल आपने इवन नंबर लिया हुआ था और उसमें ड्रॉ आ गया, दो कह रहे हैं एक क्लास है, दो कह रहे हैं दूसरी क्लास है, तो फिर क्या करेंगे? या तो आप के को रखेंगे ऑड, और नहीं तो फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जब भी ड्रॉ आ जाए इवन के ऊपर तो k माइनस वन एन एन फाइंड करके उसका आंसर रिटर्न कर दें। सो आपने के एन एन किया है, अभी लेट से 4nn किया है, 4nn में ड्रॉ आ गया, 2 का ड्रॉ आ गया, तो आप आंसर 3nn का रिटर्न करें, एक नीचे बैक ऑफ करके कर दें, और 3nn में ड्रॉ आ नहीं सकता बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, या रखें इसको ऑड, या अगर ऑड, यही हम आमतौर पे करते हैं, लेकिन अगर ऑड नहीं रखना चाहते, इवन फॉर सम रीजन आप रख रहे हैं, तो उस केस में यू कैन ऑलवेज बैक ऑफ टू द लोअर नंबर, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अच्छा जनाब, सो अब क्लासीफायर्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड द डिसीजन बाउंड्री। सो द डिसीजन बाउंड्री इज़ बेसिकली अ बाउंड्री जो कि एक क्लास और दूसरी क्लास या मुख्तलिफ क्लासेस के बीच में डिवाइड कर रही होती है, कि उसके एक तरफ जो है वो क्लासेस कुछ और होंगी, दूसरी तरफ कुछ और होंगी। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि के एन एन की डिसीजन बाउंड्री किस तरह की होती है। बाय द वे, जस्ट अ स्पॉइलर हियर, KNN की decision boundary is really reflective of a very powerful algorithm, जो कि हम आगे जब जाएंगे और दूसरे algorithms को देखेंगे तो हम बड़ा मिस किया करेंगे कि काश हमें वैसी decision boundary मिल सके जैसी KNN की decision boundary होती है। But anyhow, let's first look at what a decision boundary is. यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देख रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि हमारा k जो है वो इक्वल टू 1 है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर k इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लें, और मेरे पास ये जो आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करें ये दो फीचर्स की वैल्यूज़ हैं, देयर इज़ अ फीचर 1 हियर एंड देयर इज़ अ फीचर 2 हियर, और मेरे ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ दो इंस्टेंसेस हैं, एक ये ब्लू ट्राइंगल और एक ये रेड सर्कल, दो मेरे पास लेबल्स हैं सिर्फ, और मेरे पास कुछ नहीं है। इस टेस्ट डेटा के, इस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मैंने वैल्यूज़ असाइन करनी है अपने टेस्ट डेटा को, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट हुआ है। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क है, इसको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यू कैन सी कि k इज इक्वल टू 1 नियरेस्ट नेबर की वैल्यू जो है वो ब्लू ट्राइंगल है, सो देयरफॉर दिस विल बिकम अ ब्लू ट्राइंगल। और ये जो दूसरा वाला है, बिकॉज इट्स क्लोजर टू द रेड सर्कल, सो इट्स गोइंग टू बिकम अ रेड सर्कल, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ भी कोई एक चीज़ हो, टेस्ट डेटा पॉइंट हो, ये भी रेड सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी रेड सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी रेड सर्कल। बाय द वे, जो सिर्फ थिक वाला रेड सर्कल है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा है, बाकी सब ये टेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, ये ट्रेनिंग में नहीं मैं शामिल कर रहा हूँ इनको, ठीक है। इसका भी रेड सर्कल बनेगा ऑल द वे समवेयर टू द मिडल, टू दिस पॉइंट, जो कि मिडवे है बिटवीन द रेड सर्कल एंड द ब्लू ट्राइंगल। जैसे ही मैं इस पॉइंट से क्रॉस करूंगा, साथ ही टेस्ट डेटा पॉइंट्स अगर यहाँ पर कोई हैं, अगर यहाँ पर कोई टेस्ट डेटा पॉइंट है, यहाँ पे कोई टेस्ट डेटा पॉइंट है, यहाँ पे कोई टेस्ट डेटा पॉइंट है, तो उन टेस्ट डेटा पॉइंट्स की वैल्यू बदल जाएगी, उनको जो असाइनमेंट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो असल में दिस एक्ट्स लाइक अ लाइन,
कि इस लाइन के एक तरफ जितने पॉइंट पड़े हुए हैं, बाय द वे मैंने ये नाप के नहीं बनाई है, अपने तौर पे नाप लीजिएगा, रफली मैंने ये लाइन लगा दी है बीच में. सो दिस शुड बी मिडवे बिटवीन द टू ट्रेनिंग इंस्टेंसेस. तो इस लाइन के एक तरफ एक लेबल होगा और दूसरी तरफ के पॉइंट्स का दूसरा लेबल होगा, और ये चाहे वो पॉइंट्स यहाँ हों, यहाँ हों, यहाँ हों. अच्छा, बाय द वे लाइन के ऊपर के लेबल, अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आ जाती है उसका लेबल क्या होगा? बिल्कुल फर्ज कीजिए कि ये पॉइंट एग्जैक्ट आ गया. वैसे तो यू कैन सी कि दिस इज नॉट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी थिंग अनलेस कि ये पूरी डोमेन ही बहुत डेंसली फिल हुई हुई है. लेकिन अगर कोई आ जाता है तो क्या होगा? अगर कोई आ जाता है तो उस केस में उसका इक्वल डिस्टेंस निकल आएगा. उसका जो वन नियरेस्ट नेबर होगा वो दो में से कोई एक, यानी दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी उस उतने ही एग्जैक्ट फासले के ऊपर ब्लू ट्राइंगल भी है जितने फासले के ऊपर रेड सर्कल भी है. तो इन दैट केस यू डोंट हैव अ प्रेफरेंस, लाइक इट्स द सेम बोथ वेज. तो you'll flip a coin and you'll choose one of them. इस केस में तो कोई मसला ही नहीं है. हाँ, अगर आप हायर वैल्यूज ऑफ के साथ ये काम कर रहे होते और वो उसमें आता तो वो हमने टाइज ब्रेक करने का तरीका इससे पहले सीख लिया. लेकिन अगर के वन के ऊपर ऐसी कोई टाई आ जाए कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे एक ही फासले के ऊपर पड़े हुए, तो दैट मीन्स, अब इसकी थ्योरी भी तो देखें ना, कि इसका मतलब है कि इससे इतना ही सिमिलर एक लेबल है और जितना सिमिलर दूसरा लेबल है. तो जाहिर है एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रेफरेंस, इट्स बोथ आर द सेम. ठीक है जनाब. अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव 3 क्लासेस. और जब हमारे पास 3 क्लासेस हैं तो अब आप सोच सकते हैं, अब अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं और मैं पॉइंट के लिए ग्रीन बना लेता हूं मेरे क्वेश्चन मार्क्स के लिए, यहाँ पर अगर एक पॉइंट हो, या यहाँ पर एक पॉइंट हो, या यहाँ पर एक पॉइंट हो, या यहाँ पर एक पॉइंट हो, या यहाँ पॉइंट हो, या यहाँ पॉइंट हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, तो इनको क्या लेबल्स मिलेंगे? अब अपने आप को बेशक रोक के वीडियो पॉज करें, अपने आप को कन्विंस करें इन्हें क्या लेबल्स मिलेंगे, और उसके बाद इसकी डिसीजन बाउंड्री बनाने की कोशिश करें. I hope कि you pause the video now and you're trying to draw the decision boundary. इसकी जो decision boundary होगी वो कुछ इस शक्ल की होगी कि इससे एक पॉइंट होगा ऐसा जो कि equidistant होगा between this blue and red, and then similarly कोई पॉइंट होगा जो कि equidistant होगा between these two, and similarly कोई पॉइंट होगा जो कि equidistant होगा between these. एंड द सेम गोज फॉर एवरीथिंग इन द मिडल, कि कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे इक्वल डिस्टेंस की वजह से, अगर यहां पर एक पॉइंट है तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों से, एंड इट विल जस्ट एट दिस पॉइंट आपको रैंडमली चूज करना पड़ेगा. लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर राइट पे चले जाएंगे तो ब्लू ट्राइंगल है, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट पे चले जाएंगे तो हमारे पास ये ब्लैक स्क्वायर है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो दिस इज अ रेड सर्कल. ठीक है. तो द डिसीजन बाउंड्री विल लुक लाइक दिस. और इस पॉइंट पे अब आप गौर कर सकते हैं कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है, ये डिसीजन बाउंड्री असल में सेल्स क्रिएट कर रही है. ये डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं. इन सेल्स के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये सब का सब चीज एक ही लेबल रखेगी. इनको हम वॉरेनॉय सेल्स कहते हैं. ठीक है. और इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री को जो मैं आपको आगे दिखाता हूं, इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री को हम वॉरेनॉय टेसिलेशंस कहते हैं. ठीक है. सो KNN की जो डिसीजन बाउंड्री है वो इस किस्म की एक जैगेड बाउंड्री होती है, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स के बीच में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स के बीच में होती है. ठीक है. So here you can see the complete diagram for k is equal to 1 और KNN की decision boundary की. You can see here the Voronoi cells, you can see here the Voronoi tessellation. आपको यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट भी अब तक समझ आ चुका है कि किस तरह से हम किस चीज़ को क्या कह रहे हैं. सो जितने भी टेस्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, वो उनको लेबल मिल रहा है. इस ट्रेनिंग पॉइंट का जितने टेस्ट पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पूरे सेल के अंदर, उनको मिल रहा है इसका लेबल. तो लिहाजा ये हर सेल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आने वाले किसी भी टेस्ट पॉइंट को किस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से लेबल मिल रहा होगा. इस ट्रेनिंग डेटा का जो भी लेबल होगा ये उन सब टेस्ट पॉइंट्स को मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट डिफाइंस अ Voronoi cell. And the thick red boundary that you see in between is basically separating between the red classes and the blue classes. So the red square class and the blue class. तो ये आपकी क्लास की डिसीजन बाउंड्री. असल में डिसीजन बाउंड्री सिर्फ यही है, वरना Voronoi cells तो खाली इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन से ट्रेनिंग पॉइंट के बेस के ऊपर टेस्ट डेटा को जो है वो लेबल्स मिल रहे हैं. सो नाउ एक चीज़ आपने अभी बाकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं देखे हैं जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बाउंड्री बहुत एलेबोरेट और नॉन लीनियर है, और ये अपने आप को बदल रही है, बहुत प्रिसाइसली अपने आप को यानी हग कर रही है आपके एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा को. दैट्स अ रियली पावरफुल थिंग.
ये वो चीज़ होगी जब हम बहुत से ऐसे एल्गोरिदम पढ़ेंगे लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड द परसेप्ट्रॉन एंड इवन द सिंपल लीनियर एसवीएम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये बाउंड्री सिर्फ एक सीधी लाइन हो सकती है, और सीधी लाइन हमेशा बहुत अच्छी डिवीजन नहीं करती है हमारे क्लासेस के बीच में, और वहाँ हमारी मजबूरी होती है ऐसे सीधी लाइन करना, और कुछ हमें फिर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स करने पड़ते हैं उसको सीधी लाइन को किसी तरह से नॉन लीनियर करने के लिए. KNN, such a simple algorithm, already has a non-linear decision boundary. So look at this power of KNN. एक तो बात ये हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि इस स्ट्रेंथ और इस पावर की वजह से कुछ मसले भी आते हैं. वो मसले ये आते हैं कि आपके डेटा में नॉइज़ हो सकती है, आपके कुछ लेबल्स मिसलेबल्ड हो सकते हैं, आपने जो जहाँ से डेटा गैदर किया था उसमें गलतियाँ हो सकती हैं. तो आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट मिसलेबल्ड है. फॉर एग्जांपल ये जो स्क्वायर है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये मिसलेबल होके ये गलती से ब्लू सर्कल बना हुआ है. सो जैसे ये दूसरी साइड वाली चीज़ है. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये पूरा सेल जिसके अंदर ये ट्रेनिंग इंस्टेंस है, ये पूरे का पूरा सेल जो है वो मिसक्लासीफाई होना शुरू हो जाएगा. लेट मी ट्राई टू यूज अ डिफरेंट ब्लू जो कि उस ब्लू से मिलता जुलता है. ये पूरे का पूरा सेल जो है, इसके अंदर जितने टेस्ट पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे अब ब्लू सर्कल बनने लगेंगे रादर देन के रेड स्क्वायर होने के. जबकि हम देख सकते हैं कि प्रॉबेबली क्योंकि इसके ज़्यादातर नेबर्स, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1NN की ऑब्वियसली, कि 1NN के केस के अंदर अगर हम यहाँ 1NN यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर सारे के सारे जितने भी चीज़ें आएंगी वो इसी का लेबल लेना शुरू हो जाएंगी. सो एक पॉइंट ख़राब हुआ, एक पॉइंट मिस लेबल हुआ, जिससे ये पूरे का पूरा सेल ख़राब हो गया. और इसकी वजह से एक और नतीजा भी निकलेगा. वो नतीजा ये निकलेगा कि दिस लाइन नाउ will correspond to a decision boundary between your classes. Sorry, मैं इसको कोशिश तो कर रहा हूँ कि neatly कर सकूँ, but let's see if I'm able to do that. Okay, so this will do. So ये आपकी एक और decision boundary बन गई, जिस decision boundary की एक साइड के ऊपर blue class है और दूसरी साइड के ऊपर red class है. और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये किसी मिसलेबल्ड डेटा पॉइंट की वजह से बनी है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारी डिसीजंस में वेरिएंस बहुत हाई है, यानी हमारा ट्रेनिंग डेटा में मामूली सी तब्दीली ने टेस्ट डेटा के अंदर हमारी डिसीजन को बहुत मेजर अंदाज में चेंज कर दिया. और जब आप किसी भी रियल डेटा सेट के ऊपर KNN की डिसीजन बाउंड्रीज देखेंगे, मैं आपको इंकरेज करूंगा इंटरनेट पर सर्च करके देखें वॉरोनॉइट एसिलेशंस फॉर KNN, और इसमें डिफरेंट के की वैल्यूज़ को सर्च करके देखें, तो आपको वहाँ पर इस तरह के अगर कोई रियल डेटा पे बना हुआ मिलेगा ना, और हम असाइनमेंट जब आपको देंगे तो उसमें शायद आपसे करवाएंगे भी, तो आपको जो नॉइज़ होगी उसके अराउंड छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आएंगे, कि बीच में पूरी की पूरी एक क्लास के एक दूसरी क्लास का छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, कि वहाँ पर भी इंस्टेंसेस जो हैं वो मिस क्लासीफाई हो रही हैं एज दी अदर क्लास. अच्छा, मिस क्लासीफाई तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें ऐसा होना मुमकिन हो, इन आइलैंड्स का होना, इन आइलैंड सेल्स का होना मुमकिन हो. उस केस में योर KNN इज अ वंडरफुल एल्गोरिथम, देन इट्स परफेक्टली डूइंग व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी डूइंग. लेकिन इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई हल आपके जहन में आता है? बड़ा आसान सा हल आपको आना चाहिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और वो हल ये है कि k की वैल्यू बढ़ा दें. अगर इस पॉइंट पे मैं k की वैल्यू बढ़ाकर 1 की जगह इसी प्रॉब्लम के लिए, ये जो ब्लू में क्लासीफाई हुआ था, अगर इसी प्रॉब्लम के लिए मैं 1 की जगह 3 कर देता, तो तब मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे वाले रेड या साइड वाले रेड में से कोई पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं नियरेस्ट के तौर पर, और ये जो ब्लू का आइलैंड है यहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम 3 को देख रहे हैं, ये 1 कभी भी इम्पैक्ट ना करता. तो एज यू मूव हायर एंड हायर इन द वैल्यूज ऑफ k, योर वेरिएंस रिड्यूसेस. आपकी जो सिंगल या कम डेटा पॉइंट्स के ऊपर जो है आपकी डिसीजन अब बेस नहीं कर रही, अब आपकी डिसीजन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता चला जा रहा है. लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा इस पर भी सोच के देख लें कि अगर मैं k की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते n तक ले जाऊं, तो मेरी डिसीजन क्या होगी? इट विल बी मोड ऑफ द होल डेटा सेट. तो पूरे के पूरे डेटा सेट की जो सबसे फ्रीक्वेंट क्लास होगी, मैं हमेशा वही आंसर करूंगा, मैं किसी और क्लास को देखूंगा ही नहीं. सो देयर इज़ अ बैलेंसिंग पॉइंट. ठीक है, कोई एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा वैल्यू ऑफ k का जिसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हो. ये कैसे होता है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे. k की एक वैल्यू हर प्रॉब्लम के लिए नहीं चलती, k की डिफरेंट वैल्यूज आपको ट्राई करनी पड़ती हैं आपके डेटा सेट के लिए. हो सकता है k की एक पर्टिकुलर वैल्यू अच्छी हो और बाकी वैल्यूज उतनी अच्छी ना हो. अब हम KNN एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, सम रियली रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. इसमें ये याद रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको अभी मेरे इस स्लाइड के बाद जितनी समझ आएंगी, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपकी इनकी समझ डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे हम सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे, एंड विल बी लुकिंग एट अदर एल्गोरिदम्स, बिकॉज सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ विल रियली बिकम क्रिस्टल व्हेन you'll compare KNN with other algorithms which you have not studied yet. मैं उनका जिक्र अभी कर दूंगा, और वो जब उनको पढ़ेंगे तो at that point you will realize कि KNN की
how it really compares in terms of these properties with those algorithms. ठीक है, so let's begin. It's a supervised algorithm, we know that. At the same time, it's what we call a non-parametric algorithm. ठीक है, इसका क्या मतलब है? KNN के अलावा जो आप एल्गोरिदम्स देखेंगे उनमें से बहुत से एल्गोज ऐसे हैं, जस्ट लाइक योर बेस लाइन ऑफ एल्गोरिदम्स, जो कि अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं. दे क्रिएट अ बिलीफ अबाउट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन. यानी फॉर एग्जांपल उन्हें जब ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर फीचर्स आ रहे हैं, इसका लेबल क्या होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ उन्होंने ट्रेनिंग डेटा से सीखा होता है, दे हैव लर्नड अ प्रोबेबिलिटी कि अगर इस किस्म के फीचर्स हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उस किस्म की लेबल होंगे, उस किस्म के फीचर्स हैं तो इस किस्म के लेबल्स होंगे. वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे होते हैं. सो दे क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर ओन. एज अपोज टू दैट, KNN डज नथिंग लाइक दैट. वो सिंपली कंपेयर करता है आने वाली इंस्टेंस को उन इंस्टेंसेस के साथ जो कि आपके ट्रेनिंग डेटा के पहले से पड़ी हुई है. कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा, ना यहाँ पर ये कोई प्रोबेबिलिटी सीख रहा है. ठीक है, और ना ही कोई अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अजम्पशंस ले रहा है कि ये जहाँ से आपका डेटा आ रहा है वो किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा होगा. आप ये भी देखेंगे एल्गोरिदम्स के अंदर कि इस किस्म की अजम्पशंस भी होंगी. फॉर एग्जांपल हम रिग्रेशन के जो एल्गोरिदम्स डिफरेंट करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे या अदर लीनियर एल्गोरिदम्स करेंगे लाइक परसेप्ट्रॉन, तो उसमें भी हमारी कुछ अजम्पशंस होंगी डेटा किस किस्म की जगहों से आ रहा है. हमारे बेस के एल्गोरिदम्स में हमारी अजम्पशंस होंगी कि डेटा किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, बल्कि बड़े इलेबोरेट किस्म की हम डिस्ट्रीब्यूशंस चूज किया करेंगे वहाँ पर. यहाँ ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं है जो आपको ट्रेन करने पड़ रहे हैं, और ये वाली चीज़ वाकई आपको समझ में आएगी जिस वक्त मैं आपको लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बेस पढ़ाऊंगा, कि वहाँ पर आप देखेंगे देयर आर एक्चुअल पैरामीटर्स जिनको आप ट्रेन करते हैं टू लर्न अबाउट द अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस किस्म की. सो लाइक थिंक ऑफ एन इक्वेशन, अ पैरामीट्रिक इक्वेशन. दैट इक्वेशन विल बेसिकली बी टेलिंग यू कि आपकी क्लासिफिकेशन बाउंड्री किस तरह की होनी चाहिए, आपके पॉइंट्स कहाँ पर होने चाहिए. इस किस्म की चीज़ें हम कहीं इक्वेशन ऑफ लाइन सीख रहे होंगे, कहीं कुछ और सीख रहे होंगे. यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हम सीख रहे. सो पैरामीटर्स वो चीज़ होते हैं जो मॉडल्स को प्रिडिक्शन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं. KNN के कोई पैरामीटर्स नहीं है. देन व्हाट अबाउट K भी तो एक चीज़ है, K की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. सो K इज़ व्हाट वी कॉल अ हाइपर पैरामीटर. हाइपर पैरामीटर वो चीज़ होता है जो लर्निंग या प्रिडिक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है. यानी आपने K1 किया और उसकी एक सर्टन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी एक सर्टन लर्निंग का अंदाज है या प्रिडिक्शन का अंदाज है, लेकिन ये उस तरह का पैरामीटर नहीं है जिस तरह के पैरामीटर्स हम आगे जाकर देखेंगे. कि फॉर एग्जांपल आप यही समझ लीजिए कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, उस इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर जो डिफरेंट वेट्स होते हैं जो लाइन की के इंटरसेप्ट्स को कंट्रोल करते हैं, लाइन की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करते हैं कि उसको चेंज करेंगे तो लाइन रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, दाएं चली जाएगी, बाएं चली जाएगी. इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री को कंट्रोल करने वाले जो नॉब्स हैं वो यहाँ कोई नहीं लगे हुए. यहाँ एक नॉब है आपके पास के की वैल्यू क्या रखनी है, लेकिन वो नॉब के की हर वैल्यू के लिए बहुत एक सेट प्रॉपर्टीज हैं जो उसके साथ आ जाती हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ हाइपर पैरामीटर. सो ये आपको एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर की एग्जांपल मिल रही है. अगले लेक्चर्स में जैसे जैसे हम बाकी एल्गोस करेंगे आपको समझ आता जाएगा कि हाउ दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम द पैरामीटर्स जो कि हम यूज़ करेंगे, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी. ठीक है, और इस हाइपर पैरामीटर की वैल्यू चूज़ करने को हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं. वो भी हम अभी जाकर थोड़ा आगे देखते हैं कि किस तरह से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जाती है. अच्छा, सो KNN एल्गोरिदम बोथ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. सो क्लासिफिकेशन में तो आपने देख लिया कि यू जस्ट चूज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास लेबल. आपके K नियरेस्ट नेबर्स के अंदर जो सबसे कॉमन लेबल होता है वो चूज़ कर लेते हैं. रिग्रेशन भी बहुत आसान है. आपने K नियरेस्ट नेबर ढूंढे और उनकी जो लेबल की वैल्यू थी, बिकॉज रिग्रेशन है ना, तो यहाँ पे आपके लेबल्स की जो है वो रियल वैल्यूड वैल्यूज होंगी. ठीक है ना, तो आपने उन रियल वैल्यूड वैल्यूज का एवरेज ले लिया. दैट्स वन वे. मेरे K नियरेस्ट नेबर, मेरे 5 नियरेस्ट नेबर्स जो हैं उन सब की जो लेबल्स हैं, यानी जो रियल वैल्यूड आउटपुट्स हैं, हाइट्स हैं, वेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, व्हाटएवर, मैंने उन सब का एवरेज लेके कहा कि ये मैं इस डेटा पॉइंट को असाइन कर देता हूँ. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दैट. अनदर वे ऑफ डूइंग दैट इज कि आप एवरेज की जगह वेटेड एवरेज कर लें. मैंने आगे एक एग्जांपल भी करनी है, अगर आप थोड़े इसमें अभी कच्चा ये समझ आ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने इसकी एक एग्जांपल भी आपको करवानी है. सो वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि जो नेबर मेरे जितना करीब है मेरे नियरेस्ट नेबर्स में से, लेट्स से मेरे 20 नियरेस्ट नेबर्स में देख रहा हूँ, ये 21 नियरेस्ट नेबर्स देख रहा हूँ, द वंस हु आर क्लोजर probably are a better approximation for the label. हमारी assumption की बेस पे कि जो नियर होता है वो उतना ही मुझ जैसा होता है, सिमिलर होता है. सो नियर इज सिमिलर.
तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि करीब वाले को ज़्यादा वेट दें और दूर वाले को कम वेट दें, और वी कैन यूज़ दिस वेट ऑफ w इज इक्वल टू 1/d, वेयर d इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x, x मेरा पॉइंट है जिसको हम लेबल लगाना चाह रहे हैं. सो ये वेटेड एवरेज का तरीका भी यूज़ हो सकता है. सो KNN रिग्रेशन के अंदर सिंपल रिग्रेशन भी हो सकती है, यानी सिंपल एवरेजेस भी हो सकती हैं अमंग्स द k नियरेस्ट नेबर्स, या वेटेड एवरेजेस भी हो सकती हैं वेटेड बाय देयर डिस्टेंस फ्रॉम माई टेस्ट डेटा पॉइंट. एक और जो खूबी है इस एल्गोरिदम की या प्रॉपर्टी है इस एल्गोरिदम की, वो इसका इंस्टेंस बेस होना है. इंस्टेंस बेस का मतलब ये है कि ये कोई एक्सप्लिसिट जनरलाइजेशंस करके कोई हाइपोथेसिस नहीं बना रहा, ये कुछ ट्रेनिंग डेटा से कुछ सीख के नहीं बैठा हुआ, बल्कि इसने एक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टेंसेस अपने पास सेव की हुई हैं, पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा पड़ा हुआ है, और अब जैसे ही कोई नई टेस्ट इंस्टेंस आती है ये ट्रेनिंग डेटा के अंदर जाकर देखता है कि जी इसके सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ कौन सी थी. सो इट्स बेसिकली कंपेयरिंग इंस्टेंसेस विद इंस्टेंसेस, नॉट कंपेयरिंग न्यू इंस्टेंसेस विद सम प्रोबेबिलिटीज़. ये नहीं कर रहा, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास कहीं हेड्स और टेल्स की लेबल्स लगे होने थे किसी चीज़ के अंदर, कॉइन टॉसेस के ऊपर, और KNN का तरीका ये होगा कि ये उन इवेंट्स की इनपुट्स के साथ कंपेयर करके देखेगा कि लेबल हेड होना चाहिए या टेल, जबकि एक दूसरा एल्गोरिदम हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बैठा हो कि हेड की कितनी होती है, टेल की कितनी होती है, और उस हिसाब से नए आने वाले इंस्टेंस को लेबल लगा रहा हो. तो यहाँ पे इट्स जस्ट कंपेयरिंग इंस्टेंसेस विद इंस्टेंसेस. इसका फ़ायदा क्या है, ये नए और अनसीन डेटा पे बड़े आराम से अडेप्ट हो जाता है. यानी जो फीचर की वैल्यूज़ आपके टेस्ट डेटा में आई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कभी देखी भी हों अपने ट्रेनिंग डेटा में. हमने अभी देखा है कि जहां हम कहीं पर भी पूरे के पूरे उस ग्राफ के अंदर, ये जो हम ग्राफ बना रहे थे, और फ़र्ज़ करें ये मेरा एक पॉइंट था, ये रेड मेरे 2-3 पॉइंट्स थे, और मैं यहाँ पर लेट से 1-2 ब्लू भी लगा लेता हूँ, ये मेरी ब्लू क्लासेस थी. तो हमने वैल्यू जो देखी हुई हैं वो खाली इन पॉइंट्स की देखी हुई हैं, लेकिन जो मेरा टेस्ट डेटा आता है फॉर एग्जांपल वो ये आता है, या ये आता है, या ये आता है, मैंने इन पॉइंट्स को कभी नहीं देखा अपने टेस्ट डेटा, अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर. इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू x की और ये वाली वैल्यू y की, मैंने कभी भी नहीं देखी है, लेकिन उसके बावजूद बड़े आराम से ये इस इंस्टेंस से और इस इंस्टेंस से कंपेयर करेगा, और लेट से 1n की बेस के ऊपर इसको एक लेबल असाइन कर देगा, इसको रेड का लेबल दे देगा. तो लिहाजा, और ये चीज़ आपको अभी लग रहा है कि बड़ी ये तो कॉमन सी बात है, जब हम और एल्गोरिदम्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि बाज़ दफ़ा ये एल्गोरिदम पूरे का पूरा यानी घबरा जाता है. I cannot give you a mathematical term here. आपका एल्गोरिदम घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या फीचर की वैल्यूज आ गई हैं तो कभी मेरे आई ही नहीं थी ट्रेनिंग डेटा के अंदर, और उस चीज, और वो सरप्राइज हो जाता है. बाय द वे, द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग हियर, I'll convert them into maths when we'll get to those algorithms. We'll talk about surprise, we'll talk about certainty and uncertainty, and we'll talk about infinite surprise as well. तो वो infinitely surprise हो जाता है कि ये वाली चीज़ कहाँ से आ गई. यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं, जो मर्जी फीचर की वैल्यू हो इसने क्लोजेस्ट निकालना है. तो लिहाजा दिस इज अ रियली बिग प्लस for this KNN algorithm कि ये अनसीन डेटा पे बड़े आराम से अडेप्ट हो जाता है. जिसका नुकसान है वो ये है कि क्योंकि हर आने वाले टेस्ट इंस्टेंस को इसने पूरी के पूरे ट्रेनिंग डेटा से कंपेयर करना है, सबसे इसने डिस्टेंसेस निकालने हैं, और फिर उसमें से टॉप इसने पकड़ लेने हैं, मिनिमम जो डिस्टेंसेस है, मिनिमम के डिस्टेंसेस पकड़ लेने हैं. तो लिहाजा इसका ये जो है ना प्रिडिक्शन, वो हमेशा n स्टेप इन्वॉल्व करती है कि हर एक n चीज़ से कंपेयर करना है, और उसमें भी आप देखेंगे कि अगर वो n चीज़ें हर एक d डायमेंशनल हैं तो फिर वो n इंटू डी में चली जाती है. ये कम्प्लेक्सिटी हम आगे जाकर एनालाइज करेंगे इसकी. अच्छा जनाब, एंड देन फाइनली KNN इज़ व्हाट वी कॉल अ लेजी लर्निंग एल्गोरिदम. सो ये अपनी कंप्यूटेशंस को डिले करता है उस वक्त तक जब तक आप इससे कोई क्वेरी नहीं पूछ लेते. यानी आप इसको ट्रेनिंग डेटा देंगे ना, ये रख लेगा अपने पास, उसको जिस भी फॉर्म में वेक्टर बना के जो कुछ करके रख लेगा, कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा. देयर इज नो ट्रेनिंग फेज. अब ये सुकून से बस बैठा हुआ है. अब आपको ज़रूरत पड़ी और आपने इससे कहा कि भाई ये टेस्ट इंस्टेंस है, इसका लेबल बताओ, उस वक्त अब ये पहली दफ़ा मैथ्स करना शुरू करेगा, तब ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेगा, तब मिनिमम निकालेगा, के नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करेगा, और आपको क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का आंसर देगा. एज अपोज टू ईगर लर्निंग, जहाँ पे आप पहले से ही कुछ सीख साख के बैठ जाते हैं और उसके बाद आपको ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत भी नहीं रहती, आप ट्रेनिंग डेटा को साइड पर कर देते हैं. यही आप देखेंगे बेस में होगा, यही रिग्रेशन में होगा कि वो ट्रेनिंग डेटा की उसके पास ज़रूरत ही नहीं रहेगी. सीख लिया जो उससे सीखना था, आप बेशक ले जाएं आप ट्रेनिंग डेटा, अब आप टेस्ट इंस्टेंसेस देते जाएं, वो आपको बताता जाएगा लेबल्स क्या. यहाँ पे यू ऑलवेज नीड द ट्रेनिंग डेटा. सो
इन मैनी सेंसेज इट्स लाइक यू, आपको जब असाइनमेंट दी जाएगी तो आप उसको उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आपकी डेडलाइन से एक दिन पहले का वक्त नहीं आ जाता. सो इट्स अ लेजी लर्नर इन मैनी वेज, लाइक यू गाइज, जिस तरह से आप करते हैं. और उस वक्त आपको पहली दफ़ा पता लगता है कि असाइनमेंट कितनी लंबी है और इसकी डेडलाइन एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि बाय द वे याद होगा आपको इस दफ़ा नहीं मानी जाएंगी. अच्छा जनाब, सो इसमें एक स्ट्रेंथ क्या है इस चीज़ की कि ये कंटिन्यूसली अपडेटिंग द ट्रेनिंग डेटा के लिए बहुत अच्छा है. यानी देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक एल्गोरिदम था, मैंने उसे ट्रेनिंग डेटा दिया, उसने उससे कुछ सीखा, उसे सीखने में हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, लिटरली बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल होता है आपका ट्रेन करना और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है. वो करके बैठे, साथ ही आपको लाकर मैंने कहा ये 50,000 और इंस्टेंसेज हैं, इसको भी ट्रेनिंग में डाल दें. अब आप कहेंगे मैं पूरा ट्रेनिंग दोबारा चलाऊँ, जबकि KNN के अंदर ये ऑगमेंट करना कोई मसला नहीं. मैं आपको जितना मर्जी जब मर्जी नया ट्रेनिंग डेटा ला दूं, आप उसको ट्रेनिंग डेटा में डाल देंगे, खत्म हो गई कहानी. कुछ सीखना तो है नहीं. अब नया टेस्ट पॉइंट आएगा तो अब इस नया डेटा शामिल है उसके अंदर, जिससे आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इन केसेस लाइक रिकमेंडर सिस्टम, जैसे आपके अमेजोन की रेटिंग्स हैं या आपकी दराज की रेटिंग्स हैं या किसी भी और वेबसाइट की रेटिंग्स हैं, उन रेटिंग्स के अंदर जैसे जैसे रेटिंग स्टार रेटिंग्स आती जा रही हैं, साथ साथ आपकी प्रिडिक्शन भी बदलती जा रही है कि इस किस्म के प्रोडक्ट जो हुए हैं जिनके इनपुट फीचर्स ऐसे हों जैसे इस प्रोडक्ट के हैं. फॉर एग्जांपल कैमरा है तो इसका लेट्स से रेजोल्यूशन इतनी है और इसकी बैटरी लाइफ इतनी है और इसका जो है वो लेट्स से ISO इतना है. इन फीचर्स की बेस के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको यूज़र 5 स्टार रेटिंग देगा, या रिग्रेशन बना लें कि 0 से लेकर 5 के बीच में कोई रेटिंग देगा. तो अब ये रिग्रेशन करने के लिए जैसे जैसे रिव्यूज़ आते जा रहे हैं, KNN उसको आराम से डालता जाएगा अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर, और अब वो अपडेटेड रहेगा, ऑलवेज मोस्ट अपडेटेड रहेगा जैसे जैसे नया डेटा आता जाएगा. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू विद अदर एल्गोरिथम्स, दिस इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू डू विद एन एल्गोरिथम लाइक KNN, और ये इसका एक बहुत अच्छा यूज़ केस है. प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज स्लोअर टू एवेल्युएट एंड इट नीड्स टू स्टोर द होल ट्रेनिंग डेटा. स्पेस भी बहुत चाहिए और मुसलसल चाहिए, और साथ ही साथ ये स्लो भी है. जब भी आप इसको एक नया टेस्ट इंस्टेंस देंगे, इसने बैठ के अब आराम से कैलकुलेशन पूरी करनी है. सो इट टेक्स टाइम. तो ये प्रोज एंड कॉन्स आप जहन में रखें कि इस एल्गोरिदम के बहुत से आ रहे हैं. सो इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिदम विच इज इंस्टेंस बेस्ड एंड लेजी लर्नर. ठीक है.